नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी डर रहे हैं। उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी डर रही है और उनकी पूरी व्यवस्था डर रही है। जो सवाल कांग्रेस पार्टी कर रही है उन सवालों का जवाब न नरेंद्र मोदी के पास है, न भारतीय जनता पार्टी के पास है और न देश की सर्वोच्च अदालत के पास है। सवाल गहरे, शायद यही वजह है चोर मचाए शोर की तरह से पुलिस बोल रही है, चोर मचाए शोर की तरीके से पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बोल रहे हैं और चोर मचाए शोर की तरह से भारतीय जनता पार्टी अब संविधान की बात कर रही है। जी हां, आज ये स्थिति है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, संविधान दिवस पर किया था। उन्होंने 26 नवंबर 2024 को ऐलान कर दिया कि अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर संविधान को बचाने के लिए और मतपत्र से भारत में भी चुनाव कराने के लिए एक लड़ाई शुरू करेंगे। राहुल गांधी अब वो लड़ाई शुरू करेंगे जो जनता चाहती है, क्योंकि बहुत हो चुका। हर कानूनी पहलू अपना लिया गया, हर वह तरीका अपना लिया गया जो नियम कहते हैं, जो संविधान कहता है। लेकिन जब कोई संविधान की ही खिल्ली उड़ा रहा हो, नियमों की उड़ा रहा हो, कानून की उड़ा रहा हो और अदालतें खामोश अंधी बहरी होकर के उसे देख रही, तब यही करना पड़ता है। भले ही न्याय की देवी की आंखों की पट्टी खोल दी गई हो, लेकिन उन्हें सच देखने से रोक दिया गया है। उन्हें यह देखने के लिए आंख की पट्टी खोली गई है कि यह सत्ता पक्ष है, आपको उसकी सुननी है, विपक्ष की तरफ नहीं देखना है, उसके खिलाफ जाना है। यह स्थिति है। जब यह स्थिति होती है तो निश्चित रूप से बात होती है भारत के, लेकिन नागरिकों को सबसे पहले सीखने की जरूरत है। जहां हमारे यहां सबसे बड़ी कमी हुई है, तमाम लोग जब आएंगे बोला विपक्ष ऐसा है, विपक्ष वैसा है, विपक्ष ये कर रहा है। विपक्ष किसके बूते करता है? जनता के बूते करता है। विपक्ष के लिए जनता विपक्ष के साथ लड़ती है और विपक्ष जनता के साथ लड़ता है। विपक्ष जब उतरता है जमीन पर तो क्या जनता उतर रही है? कितनी जनता उतर रही, कितने लोग आ रहे हैं? राहुल गांधी संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते हैं, आपके हक की लड़ाई लड़ते हैं, आपके हक की। और आप उनके साथ कितना खड़े होते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, कितना उनके साथ लड़ते हैं, किस तरह से सपोर्ट करते हैं? कुछ नहीं, घर बैठे आपने कमेंट करना है, विपक्ष तो ऐसा है। तो आपने क्या किया? सीखिए पाकिस्तान से। मैं पाकिस्तान को आदर्श राज्य नहीं मानता हूं। मेरा मानना है कि पाकिस्तान अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण राज्य, और उस दुर्भाग्य के कारण ही वहां आज तक न लोकतंत्र सही ढंग से चल पाया, न संविधान। और संविधान सभा हमारी और उनकी एक साथ बनी। उनका संविधान कई दशकों बाद तैयार हो सका था, हमारा संविधान 2 साल कुछ महीने यानी राउंड फिगर में करीब करीब 3 साल में बन गया था और इस देश को मिल गया था। तो इससे आप समझिए, मैं यह बात इसलिए कर रहा हूं कि यदि आपको याद हो
कि किस तरीके से इमरान खान को फंसाया गया, बंद किया गया, उनके खिलाफ पूरी साजिशें रची गई, सब कुछ हुआ। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उस तरह से निर्णय लिया कि सरकार बौखला गई, सरकार डरने लगी। और जब वो जेल में है, पूरी स्थिति, पार्टी के तमाम नेताओं को तोड़ दिया गया है, कुछ को मार दिया गया है, कुछ को और कुछ किया गया है, जेलों में डाल दिया गया है, तब भी जनता उतर पड़ती है सड़कों पर। और जनता वहां से वो इस्लामाबाद तक, प्रधानमंत्री आवास तक जाकर के घेराव करने चल देती है। रास्ते में सेना, पुलिस, सब कुछ लग जाता है, रेंजर्स लगते हैं। पुलिस, सेना, रेंजर्स सबको धता बताते हुए, सबसे लड़ते हुए वहां की जनता वहां पहुंच जाती है और जवाब देती है, कहती है कि हमारे इमरान को छोड़िए। आपने कभी कुछ किया है क्या? आप याद करिए फैज अहमद फैज साहब की वो पंक्तियां, जिनको पढ़ करके, काले कपड़ों में पढ़ करके पाकिस्तान की सरकार को चुनौती दी गई थी और पूरे पाकिस्तान में सत्ता को उखाड़ फेंका था। यह होता है, जनता होती है, लड़ाई जनता ही लड़ती। लेकिन यहां हम घर में बैठेंगे, मलाई खाएंगे, जो है एसी में रहेंगे, उसके पानी से नहाएंगे गीजर के, और उसके बाद में बोलेंगे क्या कर रहे हैं। अरे किसके लिए वो लड़ाई लड़ेंगे? आपके लिए। आप कहां हैं? आप क्या लड़ रहे हैं? तब आएगा नहीं, हम तो कहीं नहीं लड़ रहे। यह दशा है आपकी, इसलिए आप आज बार बार हारते हैं। बहरहाल जब यह होता है तो आता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। तो निश्चित रूप से तब सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो है डीवाई चंद्रचूड़, जिसके फैसलों में साफ साफ दिखाई दिया कि उसने सदैव टिप्पणियां विपक्ष के फेवर में करी और फैसले सत्ता के लिए दिए। हर एक में सुनवाई के दौरान सवाल उठा दिए, सरकार तो ये है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, ये हो रहा है। लेकिन जब फैसला लिखाया तो सत्ता का मुंह देखा, सत्ता के पक्ष में लिखा है। वो आज कहता है चंद्रचूड़ कि अदालतें विपक्ष का रोल नहीं निभाती। हम कब कह रहे हैं विपक्ष का रोल निभाइए? हम कह रहे हैं निष्पक्ष का रोल निभाइए। सत्ता के सेवक मत बनिए, सत्ता के गुलाम मत बनिए। आप तो सत्ता के सेवक, गुलाम बन के फैसले सुनाते रहे। बड़ी उन्हें तकलीफ हो रही थी जो संजय राउत ने वह सच कह दिया कि हमारे केस को न समय पर सुना, न समय पर फैसले दिए, जिसके कारण एक अराजक सरकार महाराष्ट्र में बनी और फिर उसने सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता पुनः प्राप्त कर ली। सही तो कहा था। आपने किस मामले में दिया है? एक भी मामला बता दीजिए जहां पर आपने सरकार को यह बताया हो कि हां यह आपने गलत किया है। एक फैसला नहीं, टिप्पणियां जरूर की थी और वो टिप्पणियां सबको पता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो कहते हैं, राहुल गांधी ने कहा था हम मीडिया और न्यायपालिका की तरह से काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही, राहुल गांधी दिखाते भी हैं और इंसाफ के लिए लड़ते भी हैं, बताते भी। इसलिए राहुल गांधी ने कहा। तो आप यह समझ सकते हैं। बहरहाल क्यों यह कह रहा हूं? क्योंकि जब संविधान दिवस मनाया जाता है तो संविधान के तमाम सारे उनको गिनाया जाता है, प्लम्बम पढ़ा जाता है, और उसको लेकर के जब ये सारी चीजें होती हैं तो निश्चित रूप से आता है कि हाँ बड़ी अच्छी बात है, हमारे संविधान में तो बड़ा अच्छा कहा गया है। और जब यह चीज आती है तो निश्चित रूप से कि हाँ
हमारा संविधान तो हर चीज को कहता है, हम पंथ निरपेक्ष भी हैं, हम सेकुलर होने के साथ साथ हम ऐसे हैं जहां जाति धर्म सब कुछ कोई नहीं है, सब समानता है। पंथ निरपेक्ष होने के साथ साथ हम सबको साथ लेके चलते हैं, सबके हित में काम करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। और जब ये बड़ा अच्छा लगता है तब फिर क्या होगा? इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिखी है, लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कि राष्ट्रपति ने जो भाषण दिया है संविधान को लेकर संसद में, उस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। उस भाषण के वक्त में राहुल गांधी भी मौजूद थे नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से, प्रधानमंत्री भी मौजूद थे और लोकसभा के स्पीकर मौजूद थे और राज्यसभा के सभापति मौजूद थे। जेपी नड्डा भी मौजूद थे सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष के तौर पे और उनके संसदीय कार्य मंत्री भी थे। तो आप समझ सकते हैं ये लोग डायस पर थे। आपने बोला, कांग्रेस ने कहा बहुत अच्छा किया आपने ये बोला। अब वो प्लम्बर जिसकी बात होती है उस पर चर्चा तो होनी चाहिए, तो क्यों नहीं हो रही? संसद में उसके प्रस्तावना पर क्यों नहीं चर्चा हो रही? क्या देश में सेकुलर देश बचा है? क्या देश जातिवादी नहीं बना दिया गया है, मनुवादी नहीं बना दिया गया है? क्या आदिवासियों दलितों पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं? क्या हक छीने नहीं जा रहे हैं? क्या नागरिक समानताएं हैं? तो जब आप ये सवाल उठाते हैं, दिग्विजय सिंह ने चिट्ठी लिख के दे दी है, तो जब ये सवाल उठाते हैं तो आता है नहीं, यह बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यह आरएसएस की सरकार चल रही। मोहन भागवत कहते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग खोजना है, गलत है। सब ने उसका वही अर्थ लगाया कि अरे बहुत अच्छी बात कह दी मोहन भागवत ने कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना गलत है। लेकिन सब भूल गए कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था, यदि संघ का व्यक्ति कहे कि मैं पूरब की दिशा में जा रहा हूं, तो आप पूरब की दिशा को छोड़ के पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तीनों में ढूंढिए, लेकिन उधर मत देखिए, क्योंकि उसके कहने का मतलब बिल्कुल उलट होता है। और उसी के बाद में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का वह जैन विष्णु शंकर जैन जो है, वो अपने लड़के को लेकर के 100 से अधिक मुकदमे कर डालता है। 100 मस्जिदों को वो शिवलिंग घोषित करने में तुल जाता है। वो जैन है, वो यह नहीं कहता कि जैन मंदिर भी तोड़ करके बनाए गए, वो ये नहीं कहता है बौद्ध मंदिर तोड़ के बनाए गए। तो क्यों नहीं उनकी बात करता है? क्योंकि उसे उस राजनीति का हिस्सा बनना है जो बहुसंख्यक राजनीति है, जो इस देश में सत्ता का एक साधन, इसलिए यह होता है। तो यानी आप समझ लीजिए मोहन भागवत के इशारे पर यही हो रहा है। इसीलिए उनके इस कोर्ट वर्ड को हर संघी समझ गया और वो तुरंत हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने लग गए और यही शिवलिंग खोजे जा रहे हैं। तो अब आप समझिए, और उसी कड़ी में संविधान की हत्या होने लगती है, वर्शिप एक्ट 1991 की हत्या होने लगती है, मुसलमानों को दुश्मन बना दिया जाता है, दुश्मन बना दिया जाता है उनको जो उनका सहयोग करते हैं। यह हालत जो संभल में हुआ, उन 5 निर्दोष युवाओं की मौत का कारण क्या है? कोई एक हिंसा कर रहा था क्या? एक भी वीडियो दिखा दीजिए। वो जो 5 मरे हैं वो कैसे मरे? वहां का जो आदित्यनाथ, जिसे
डेपुटेशन पर सिक्किम से लेके आए हैं, वो ठाकुर अनंजय सिंह, वो कहता है कि पुलिस ने तो कोई गोली नहीं चलाई, पुलिस की गोली से कोई मरा ही नहीं, पहले ही क्लीन चिट दे दी। अब उसके ही अंडर का मजिस्ट्रेट क्या जांच में ये बात कहेगा? वो भी तो वही कहेगा कि जो साहब ने कहा। तो आप समझ लीजिए। तो वो बच्चे, वो 17 साल का सैफ, वो निकला था, सॉरी कैफ, वो निकला था प्लास्टिक के खिलौने लेकर के, सामान लेकर के बेचने के लिए, फेरी लगाने के लिए। उसकी लाश मिलती है। 34 साल का वो युवक अपनी बुलेट से निकला था, नहीं है। उसकी मां उसे ढूंढ रही है। इसी तरीके से नसीम है, उसकी बच्ची उसे ढूंढ रही है। बच्ची के पापा कहां है, कब आएंगे? क्या बताया जाए उसे कि तुम्हारे पापा को पुलिस वालों ने मार डाला? यूपी पुलिस हत्यारी नहीं, सांप्रदायिक है। उसने कत्ल किए हैं, 5-5 कत्ल किए हैं। गोली चलाते का किसने वीडियो नहीं देखा? इसके बाद में यदि कमिश्नर कहता है कि पुलिस ने किसी को गोली नहीं मारी, तो क्या यह संविधान है? क्या यह सांप्रदायिक नहीं है? क्या है? तो आप समझ लो कि आज यूपी पुलिस को सांप्रदायिक भी बना दिया गया है, हत्यारा भी, मानव का हत्यारा बना दिया गया है, मानवाधिकारों का उल्लंघन। और पूरा जो संविधान में तमाम चीजें कही गई है, वो सब खत्म कर दी गई। तो यह सब कुछ आपके पास है। इसीलिए तो राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान की बात करिए, संविधान को मजबूत करिए, संविधान खत्म करने की साजिश रच रहे। इसमें मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू का वह 9 दिसंबर 1946 का भाषण याद आता है, जब संविधान सभा बनी थी। और 9 दिसंबर 1946 को उन्होंने संविधान सभा में जो पहला भाषण दिया था कि आखिर संविधान होगा क्या, क्या बनाया जाएगा, क्या उसमें शामिल किया जाएगा, क्या होना चाहिए, जब यह नहीं तय था, तब पंडित नेहरू के इसी भाषण से संविधान तय हुआ था। आज हम देख रहे हैं जो आशंका उन्होंने व्यक्त की थी, आज दिख रही है। उन्होंने उस समय कहा था, इस सभा का पहला काम है एक नए संविधान के द्वारा भारत को स्वतंत्र कराना, भूखे लोगों को भोजन कराना, नंगे लोगों को वस्त्र पहनाना तथा प्रत्येक भारतीय को उसकी अपनी क्षमता के अनुसार विकास करने का पूरा अवसर देना। यह निश्चित रूप से एक महान कार्य है। आज के भारत को देखिए, हम लोग कई स्थानों पर निराशा में तथा कई शहरों में अशांति में बैठे हैं। वातावरण इन झगड़ों तथा मनमुटावों से भरा है, जिन्हें सांप्रदायिक दंगे कहा जाता है, तथा दुर्भाग्य से हम कभी कभी इनसे बच नहीं पाते। परंतु वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा तथा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि गरीबों तथा भूखे लोगों की समस्या का समाधान कैसे किया जाए। हम जहां भी जाएं, हमें यह समस्या सामने ही नजर आती है। यदि हम इस समस्या का शीघ्र समाधान नहीं कर सके, तो हमारे सभी कागजी संविधान बेकार तथा उद्देश्यहीन हो जाएंगे। इस पहल को ध्यान में रखते हुए हमें काम करने की जरूरत है। पंडित नेहरू ने इसीलिए कहा था, कागजी न हो जाए। आज हम देख रहे हैं वो कागजी हो चुका है। क्यों कागजी हो चुका है, यह समझिए। क्योंकि संविधान में कहा गया था, कुछ ऐसी व्यवस्था की गई थी कि कुछ लोगों के हाथ में ही सारी दौलत न चली जाए, कुछ ही लोगों के हाथों में सारी ताकतें न चली जाए, और धर्म जाति के नाम पर कहीं नफरत न फैलने लगे, लिंग के क्षेत्र के नाम पे नफरत न फैलने लगे। इसे रोकने की व्यवस्था की गई थी। आज जब हम 70 साल 75 साल में बात कर रहे हैं,
तो आप सोचिए कि आज वही हो रहा है। आज हक भी छीने जा रहे हैं, हमले भी हो रहे हैं, हत्याएं भी हो रही हैं, और सांप्रदायिक तरीके से सरकारी मशीनरी काम कर रही है, प्रशासन हो, पुलिस हो, सरकार। तब क्यों नहीं संसद में बहस होनी चाहिए? जो राष्ट्रपति ने संविधान दिवस पर पढ़ा है, तो उस पर क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? यही तो कांग्रेस ने कहा। जब चुनाव आयोग एक पक्षी हो जाए, मशीनें एक गलत काम करने लगे, तो क्यों नहीं लड़ाई के लिए जमीन पर उतरना चाहिए और साथ में जनता को आना चाहिए? क्यों नहीं हक की इन लड़ाई के लिए सामने खड़ा होना चाहिए? पाकिस्तान में इमरान की पार्टी से सीख लीजिए। नहीं समझ में आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किचुए की तरह से आप मर जाइए, किचले जाएंगे, कोई कुचलेगा, कोई काटेगा, आप मरेंगे। उनके लिए उपजाऊ भूमि तैयार कर देंगे कि जिससे उनका कमल खिलता रहे, लेकिन आप मरेंगे। फैसला आपको करना है। जय